गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। आई मीन TY BCom टैक्स में, और टैक्स मतलब कोई भी कोर्सेज का टैक्स हो सबके लिए ट्रेंडिंग है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 मार्क्स का आपको एग्जाम में आने वाला है। इसके ऊपर एक शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा। ये यूजुअली लेट आउट प्रॉपर्टी का पूछा जाता है, बट समटाइम्स यार SOP और LOP दोनों भी पूछा जाता है कभी कभी साथ में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो ही आपको समझ में आएगा, और रेगुलर प्रैक्टिस भी करिएगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि ये हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है। तो अब इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, इसकी वर्कशीट्स क्या है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें इसके लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एनुअल वैल्यू है, कुछ डिडक्शंस हैं। तो सभी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम जैसे कि यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है, दो होती है। लेट आउट में वन हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है, एक खुद का रहता है और दूसरा हम रेंट पर रहते हैं। हम यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड, जैसे कि मैंने बताया कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड जो होती है, आपके पास मोर देन वन हाउस है, एक हाउस से ज़्यादा है, तो एक SOP हो जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, और दूसरा जो है डीम टू बी लेट आउट। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं इसे रेंट पे दूंगा या दूंगी, लेकिन अभी तक दिया नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने हाउस प्रॉपर्टी क्या है वो लिखा है। एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंडर क्या बताया है कि जो हाउस प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है। उसमें इंक्लूड होता है बिल्डिंग, फ्लैट, ऑफिस स्पेस, शॉप, फैक्ट्री शेड, कमर्शियल बिल्डिंग हो गई, या फिर एग्रीकल्चर लैंड हो गया, एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम हाउस, है ना, जो घर से मतलब इनकम जनरेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। और वो टैक्सेबल होती है और वो फॉल होती है टैक्स लाइबिलिटी के अंडर। उससे टैक्स पे करना होता है टैक्स पेयर को, जो उससे अर्न कर रहा है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, उससे बोला जाता है हाउस प्रॉपर्टी। अब उसके आगे है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया 3 टाइप की है। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा है लेट आउट प्रॉपर्टी, और तीसरा है डीम टू बी लेट आउट, मतलब प्लानिंग कर रहा है, अभी तक के दिया नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होती है खुद के रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। मतलब मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ वो मैं क्या बोलूँगी, मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। जो इसमें आप रह रहे हो, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। दिस मे बी ऑक्यूपाइड बाय टैक्स पेयर फैमिली, है ना। जैसे कि तुम अगर जॉब कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली क्या कर रही है, उसमें इंजॉय कर रही है, उसमें रह रही है। जैसे पेरेंट्स हो गए, स्पाउस हो गए, चिल्ड्रन हो गया। वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी इज कंसीडर्ड एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स के लिए। अगर वो खाली है तो कोई नहीं रह रहा है। इसके आगे नेक्स्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का आगे का है। जैसे कि अगर कोई चीज़ 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के पहले की है, अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, आप टैक्स पेयर की है वो, तो वन इज़ कंसीडर्ड, सिर्फ एक ही कंसीडर करोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। और अगर बाकी सारी जो है उसे लेट आउट पे हम अज्यूम करेंगे कि लेट आउट पे दे रहा है, क्योंकि एक इंसान एक ही घर में रहता है, 2 घर में तो नहीं रह सकता। तो चॉइस ऑफ विच प्रॉपर्टी टू चूज़ है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है टैक्स पेयर के कि वो कौन से हाउस को, लाइक अगर एक लोखंड वाला में, एक 7 बंगलों में है, तो कौन सा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड करेगा। फिर आगे मैंने दिया है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर, उसके ऑनवर्ड्स जो बेनिफिट है कंसीडरिंग हाउस, उसमें कैसा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है हैज़ बीन एक्सटेंडेड 2 हाउसेस। अब उसको मतलब 2019-20 के पहले ही था, बाद में कैसा हुआ कि 2 घर तक के उसको है ना। एक जैसे कि होम ओनर है, कैन क्लेम्ड हिज 2 प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग इज लेट आउट फॉर इनकम टैक्स पर्पज। अभी ऐसे होता है अक्सर, 1 BHK के 2 फ्लैट ले लिए और दोनों को फिर जॉइंट कर दिया, और दोनों में वो रह रहा है। ए प्रॉपर्टी विच इज़ रेंटेड, जिसको हमने क्या किया, रेंट पे दिया है, भाड़े पे दिया है पूरे साल के लिए, या फिर आधे कुछ महीनों के लिए, 6 महीने या 3 महीने, उसको वो इनकम टैक्स उसके ऊपर चार्ज होगा। अभी डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, तो इसका क्या है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि 2 हाउस प्रॉपर्टी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जब वो कंपलसरी डिक्लेयर करेगा बाकियों को रेंटेड, तो इट मीन्स द सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टी जो है सो कंसिडर करेंगे डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। फर्दर SSC नीड टू कैलकुलेट, उसके आगे भी SSC को कैलकुलेट करना पड़ेगा रेंट बेस्ड, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, टैक्स किसके ऊपर किया है। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का हम वेकेंट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं।
उसके आगे नेक्स्ट है GAV। अब GAV क्या होता है? GAV का फुल फॉर्म है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होती है वो इनकम है जो अर्न करते हैं रियल इस्टेट से और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो। इनकम जो होती है वो रेंट के फॉर्म में हो सकती है, कमर्शियल पर्पज़ से हो सकती है, रेसिडेंशियल हो सकती है। तो जो सेक्शन है 23 इनकम टैक्स एक्ट का, वो बताता है कि इनकम जो अर्न की जा रही है प्रॉपर्टी से, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। कि हमको क्या कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की, है ना, और टैक्स लाइबिलिटी के लिए। इसके आगे नेक्स्ट है नेट एनुअल वैल्यू। तो जो नेट एनुअल वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, कोई भी प्रॉपर्टी की, वो एक अमाउंट होती है जो प्रॉपर्टी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको रेंट पे दिया तो इतना मुझे इनकम होगा। तो इसके कैलकुलेशन में हम अज्यूम करते हैं कि टेनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लाइक रिपेयर्स का, मेंटेनेंस का, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आई मीन, तो ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस नीड टू बी बोर्न बाय द टेनेंट दैट अलाउ द प्रॉपर्टी टू बी इन द स्टेट ऑफ द टैक्स एंड कमांड द। अब उसके बाद नेक्स्ट है फेयर रेंट। क्या होता है? तो ये जो रेंट होता है ये सिमिलर होता है प्रॉपर्टी का, वो सेम और सिमिलर लोकेलिटी में है। मतलब आपके बाजू में जो घर है उसको कितना मिल रहा है, तो जो उसको मिल रहा है वही आपको भी मिलना चाहिए। कि मेरे बाजू में अगर फ्लैट है वो 50,000 रेंट पे चल रहा है, तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी से भी 50,000 आना चाहिए, तो उससे मैं बोलूँगी फेयर। उसके बाद नेक्स्ट मेरा टर्म है एक्चुअल रेंट। अब ये एक्चुअल रेंट होता क्या है? एक्चुअल रेंट जो है, ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड होता है, जो हमको मिला है या मिलने वाला है, जो हमने एज अ ओनर, जो मैंने रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दी थी, जो मुझे मिलेगा एक्चुअल में, उसको एक्चुअल रेंट बोलते हैं। अब आगे जो मेरा नेक्स्ट टर्म है वो है स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? तो स्टैंडर्ड रेंट जो एक फिक्स्ड होता है अंडर द रेंट कंटेंट वेर अ हायर रेंट देन द स्टैंडर्ड रेंट। ये जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड रेंट से, जो एक्सपेक्ट करता है ओनर कि उसको उतना मिलेगा। Thank you for watching my YouTube channel. See you soon with a new video. Till the time, bye. Take care and please write in your book. Thank you.